सुहानी और नेहा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर थी। दोनों हमेशा से ब्लैक कपड़े पहना करती थी, चाहे वो इंडियन हो या फिर मॉडल। दोनों बहन के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुहानी बहुत ही संस्कारी थी। दूसरी तरफ नेहा बहुत ही ज्यादा बदतमीज और घमंडी थी। उन दोनों का एक दोस्त था विशाल, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल और सांवले रंग का था। वो मन ही मन नेहा से बहुत प्यार करता था और सुहानी विशाल से प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में सुहानी काला सूट और नेहा ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ रही होती है। विशाल एकदम नेहा को देखता ही रह जाता है। नेहा विशाल को अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है, मगर सुहानी उसके पास आकर उससे बोलती है, हाय विशाल, कैसी लग रही हूँ मैं? हेलो विशाल, कहाँ खो गई तुम? अरे मैं कहीं नहीं खो गया था, तू बता कब आई? मैं तो कब से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मगर तुम हो कि मेरी बात सुनी नहीं रही। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अरे नहीं पागल, वो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन सुहानी हाथों में गुलाब का फूल लेकर विशाल को अपनी दिल की बात बताने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि विशाल उसकी तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर वो अपना गुलाब अपने पीछे छुपा लेती है। विशाल उसके पास आकर उससे बोलता है, यार सुहानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विशाल, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, फिर तुम बताओ पहले क्या बात बताना चाहती हो? नहीं, पहले तुम बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? ठीक है, तो फिर सुन। हाय, लगता है अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बोलने से पहले ही खुद ही बोल देगा। तू सुन रही है ना? हाँ, जल्दी बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन नेहा से। क्या बोला तूने? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर कहने से बहुत डरता हूँ। पागल, ज्यादा मत सोच। अगर दिल की बात ज्यादा दिन तक दिल में रखोगे तो फिर दिल टूट जाता है। डर लग रहा है कहीं वो मना ना कर दे मेरे काले रंग के चक्कर में। नहीं करेगी, और देखो वो यहीं आ रही है। जाओ, जल्दी से जाओ। विशाल फूल लेकर नेहा के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। नेहा खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे अपनी शक्ल देखी है तुमने, बंदर जैसी। हाँ, अरे शक्ल तो छोड़ो, अपना रंग देखा है तुमने? वो अपना हाथ आगे करती है और विशाल का हाथ आगे करती है और दोनों के रंग को कंपेयर करके बोलती है, ये देखो हकीकत, कहाँ तुम और कहाँ मैं। अरे कभी दिन और रात का मेल हुआ है क्या? सही कहा है किसी ने, लोगों को काला रंग तो पसंद आता है मगर काले लोग नहीं। तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, काले रंग की खूबसूरती बढ़ जाती है जब नेहा उसे पहन कर निकलती है, और तुम अंकल टाइप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। चलो निकलो यहाँ से। विशाल की बेइज्जती करके नेहा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विशाल डिप्रेशन में चला जाता है और उसका डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, वो खुदकुशी करने की कगार पर आ जाता है और फिर वो अपनी जान देने के लिए कॉलेज के छत पर चला जाता है। जैसे ही वो नीचे जंप करने लगता है, तभी सुहानी वहाँ पर आ जाती है और फिर उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और साथ ही उसकी जान बचाती है। उसके बाद वो जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, अरे पागल हो गई हो क्या? अपना होश खो रहे हो? अरे तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें कुछ पता भी है? तो फिर मैं क्या करूं? मैं इतना बुरा हूं, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या इंसान का रंग रूप सब कुछ होता है क्या? उसे प्यार करने का कोई हक नहीं। अरे लोगों के मजाक के चक्कर में क्या तुम अपनी जान ले लोगे? पागल हो गई हो क्या तुम विशाल? चलो मेरे साथ यहाँ से। सुहानी विशाल को लेकर एक अच्छे महंगे सैलून में जाती है। वहाँ उसका मेकओवर करवाती है और साथ ही उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल बदल देती है और उसे बोरिंग विशाल से हॉट कूल विशाल बना देती है। जो भी लड़की विशाल को देखती है तो फिर उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच सुहानी और विशाल की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन नेहा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसके सामने से विशाल जा रहा होता है। वो विशाल का बदला हुआ रूप देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और उसे एकदम देखते ही रहती है। उसको देखकर वो मन ही मन बोलती है, हाय, ये वही विशाल है जिसने मुझे प्रपोज मारा था। हे भगवान, ये कैसे बदल गया? ऐसी ही रात को विशाल अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और फिर वो फोन उठाकर बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रही हूँ। अरे बताओ भी यार, कौन बोल रहा है? फोन काटूं या बताओगी कि कौन बोल रहा है? ओके, रुको, मैं नेहा बोल रही हूँ। बोलो, क्यों फोन किया है? एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया है।
उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक हंसकर बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब नेहा विशाल के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। उसके पास जाने की कोशिश करती है और विशाल कोई ना कोई बहाना मारकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहानी और विशाल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी नेहा उन दोनों को देख लेती है और उनके पास जाकर बोलती है, सुहानी तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी विशाल के साथ? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रही थी, मगर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रुको रुको, तुम यहीं रुको। मैं यहाँ विशाल से कुछ कहने आई हूँ। तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। और विशाल तुम भी सुन लो। और अपने घुटनों पर बैठकर विशाल को फूल देते हुए बोलती है, आई लव यू विशाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सॉरी स्वीट हार्ट, तुम लेट हो गई। मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। विशाल उसके हाथों से फूल लेकर अपने घुटनों पर बैठकर वहीं पास में खड़ी सुहानी को प्रपोज कर देता है। ये सब देखकर नेहा गुस्से से लाल हो जाती है। तभी विशाल बोलता है, मैं प्यार करता हूँ सुहानी से और शादी भी इसी से ही करूँगा। ये वो लड़की है जिसने मुझे एक दोस्त और एक प्यार के रूप में स्वीकार किया, न कि तुम्हारी तरह रंग देखकर। तुमने मेरा साथ छोड़ा। अगर इतना ही काले रंग से नफरत है तो फिर काले कपड़े पहनना छोड़ दो। विशाल की बातें सुनकर नेहा का सर शर्म से झुक जाता है। तभी उसे वो दिन याद आता है सबके सामने जब उसने विशाल की बेइज्जती की थी। नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ इंसान का रंग नहीं बल्कि उसकी सूरत अच्छी होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। और सुहानी तुम काले सूट में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। आई लव यू स्वीट हार्ट। आई लव यू सो मच। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और फिर सुहानी विशाल के साथ अपने घर वालों की रजाबंदी से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सुहानी काले रंग का सूट ही पहना करती है और साथ ही नेहा भी अपनी बहन की खुशी में खुश हो जाती है और फिर विशाल को अपने जीजू के रूप में स्वीकार कर लेती है। सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किसी राज्य में रश्मि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसकी शादी विजय नाम के लड़के से हो जाती है और रश्मि खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। लेकिन विजय एक पागल लड़का था। उसकी माँ ने धोखे से रश्मि की शादी अपने पागल लड़के से करवा दी थी। हे भगवान, ये लड़का तो पागल है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सुनकर उसकी सास यशोदा हंसने लगती है और कहती है, हाँ तो क्या मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रही थी जो तुझ जैसे भिखारियों को अपनी बहू बनाती? चुपचाप इस घर में नौकरों की तरह रह और मेरी बेटी की सेवा कर बस, समझी? नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर यशोदा वहाँ से चली जाती है। तभी विजय रश्मि को देखकर नाचने लगता है। पागल पागल, ये लड़की पागल, तू तो बिल्कुल पागल है, पागल आई है। दुखी मन से रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। यशोदा रश्मि पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे पूरा दिन घर का काम ही करवाती रहती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। सुन, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का बहुत खर्चा हो गया है और वैसे भी मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़ कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से रानी जी के महल में काम करने जाएगी तू। मैंने वहाँ पर तेरे काम की बात कर ली है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। कल जल्दी उठना है, पहले घर का सारा काम करना और उसके बाद महल में जाकर काम करना है तुझे। अगले दिन से ही रश्मि सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करके महल में काम करने जाती है। महल में ज्योति नाम की एक रानी रहती थी। ज्योति बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी थी। अच्छा, तो तुम हो मेरी नई दासी। चलो जल्दी से उठो, सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पैर दबाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है। महल की रानी ज्योति रश्मि से बहुत काम करवाती है और बिना गलती के उसको मारा भी करती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो जाती है।
माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे ये रोज के बहाने हैं। हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लग रही। चुपचाप काम करने जा। महल में जाने से पहले कपड़े धो और यहाँ पर खड़ी होकर नौटंकी मत कर। इतना कहकर रश्मि बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते रश्मि को चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यशोदा आती है। ये देखो, महारानी यहाँ पर सो रही है, इसे बस सोने के बहाने चाहिए। इतना कहकर यशोदा रश्मि के मुंह पर पानी डालती है। खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है तू? वो माँ जी, मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर। जल्दी जा, महारानी ने तुझे अभी के अभी बुलाया है। रश्मि महल जाने से पहले डॉक्टर के पास जाती है। बेटी, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, ये लो, इन दवाइयों को खाओ और कुछ दिन आराम करो। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दवाई लेकर रश्मि सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे याद नहीं है क्या? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मेरे पैर दबा। महारानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आज हॉस्पिटल भी गई थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोला है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। रश्मि के इतना कहते ही रानी उसको एक थप्पड़ मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 7 दिन पहले ही तेरी नौकरी लगी है और अब तो छुट्टी मांग रही है। यहाँ पर फालतू के ड्रामे नहीं चलते हैं। चुपचाप मेरे पैर दबा, नहीं तो तुझे आजीवन कारावास में डाल दूंगी। रोते रोते रश्मि महारानी के पैर दबाती है। वो पैर दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है ये मर गई है। अगर किसी को पता चल गया तो सब लोग मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे उठवाकर कहीं कचरे में फिकवा देती हूँ। उसी समय महारानी अपने सैनिकों को वहाँ पर बुलाती है और रश्मि को एक बोरे में डलवाकर कहीं दूर कूड़े के ढेर में फिकवा देती है। वहीं आसमान से 3 परियां गुजर रही थी। तभी उन 3 परियों की नजर सैनिकों को बोरा फेंकते हुए गई। अरे वो देखो, जल्दी से उनके पास चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती हैं और बोरे को खोलकर रश्मि को बाहर निकाल लेते हैं। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है। लगता है ये बेहोश है। तीनों परियां अपने जादू से रश्मि को होश में लाती हैं। सुनो, कौन हो तुम और इस कूड़े के ढेर में क्या कर रही हो? और वो लोग तुम्हें कचरे के ढेर में क्यों फेंक कर गए हैं? इसके बाद रश्मि परियों को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास और वो महारानी बहुत ही दुष्ट है। उन्होंने तुम जैसे मासूम के साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तीनों परियां अपने जादू से 3 सोने के लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो रश्मि, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। रश्मि, तुम इस लहंगे को उस रानी को देना। और ये लो, ये तुम अपनी सास को पहना देना। उसके बाद देखना होता है क्या। उसके बाद रश्मि पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। परियों का शुक्रिया अदा करके वो दोनों लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा महारानी के महल आ जाती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है। मैंने अपने हाथों से इसको सिला है। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद रानी उस लहंगे को पहन लेती है। उसके बाद रश्मि अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी, ये लहंगा ले लीजिए। ये खास महारानी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या सच में? ये महारानी ने मेरे लिए भिजवाया है? अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लहंगा। इतना कहकर यशोदा तुरंत ही उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे के पहनते ही महारानी और यशोदा दोनों अचानक से गायब हो जाती हैं और वो दोनों परीलोक आ जाती हैं। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम दोनों परीलोक के जेल में कैद रहोगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को 2 साल के लिए परीलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। यदि मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लगेगा तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक भेज दूंगी। इधर रश्मि अपने जादुई लहंगे की मदद से अपने पति को ठीक करवाती है।
हे जादुई लहंगे, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही रश्मि का पति बिल्कुल सही हो जाता है। अब रश्मि अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ यशोदा और महारानी के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था और उनकी 2 साल की सजा पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उनको पृथ्वीलोक वापस भेज देती है। दोनों सीधा रश्मि के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। बेचारी भोली भाली रश्मि उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद से सब अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।